तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 सेमीकंडक्टर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ घटनाओं के बारे में। कौन सी घटना है देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ हमने जानकारी ले ली थी। क्या जानकारी थी? जानकारी ये थी कि सेमीकंडक्टर को दो तरीकों से या फिर किसी भी सॉलिड को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3। वो थे कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है। पहला हमने जो डिफाइन किया था या क्लासिफिकेशन किया था, दैट वाज द बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 तरीके से कैटेगराइज किया। फिर बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड को फिर से 3 तरीके से कैटेगराइज किया था। और एनर्जी बैंड में हमने देखा कि कंडक्टर के लिए जो डेल्टा ई जी यानी कि बैंड गैप होता है, दैट इज अबाउट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए यही बैंड गैप जो है वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। और इंसुलेटर के लिए यही बैंड गैप हो जाता है डेल्टा ई जी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हो गया डेल्टा ई जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हमने कहा कि अब हमें पढ़ना है केवल सेमीकंडक्टर। ठीक है, केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सेमीकंडक्टर की जानकारी हम लेंगे, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे ओनली सेमीकंडक्टर। पूरे चैप्टर के अंदर हमें 2 ही तरह के सेमीकंडक्टर पर पूरा ध्यान देना है। एक है कौन सा? सिलिकॉन। फर्स्ट है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन का जर्मेनियम। ओके, से लिखा है। सिलिकॉन का है Si और इसका है Ge, एलिमेंट सिंबल। ठीक है। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप एनर्जी डेल्टा Eg का वैल्यू होता है कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, जर्मेनियम, इसका होता है बैंड गैप एनर्जी 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। इसे दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के हर एक सवाल में इन दोनों में से कोई ना कोई एक बात होगी और हमेशा इसका यूज होगा। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी का हमेशा यूज होने वाला है। चलिए, ये हो गए सेमीकंडक्टर के 2 तरह के सेमीकंडक्टर हमें पढ़ने हैं। क्या सेमीकंडक्टर के भी कुछ टाइप होते हैं? जी हाँ, सेमीकंडक्टर के भी कुछ टाइप होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्योरिटी, ओके, on the basis of purity semiconductor can be classified in 2 types. ठीक है, can be classified, can be of 2 types, डायरेक्ट लिख लो 2 types। ठीक, 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एचसी का मतलब सेमीकंडक्टर, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, कुछ हद तक आपने ये चीजें पढ़ी है 11th में। ठीक है, लेकिन ये वापस एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आगे का जो चैप्टर है एम्पलीफायर बीजेटी सब में ये यूज होने वाला है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया वापस, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ओके, अब देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ISC, इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ESC। ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फिर इसकी गहराई में चलेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं पहले क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या होगा? इट्स ए प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, इट्स ए प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और कोई इम्प्योरिटी होती ही नहीं, बिल्कुल क्या है ये? प्योर है, एकदम शुद्ध। समझते हो? शुद्ध, हाँ। लेकिन एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि आप जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसको मिटा करके इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक को, है ना। इंट्रिंसिक का मतलब इतना सा है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर का मतलब सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। एक्सट्रिंसिक को मैं आगे अलग से लिख दे रहा हूँ, आप उसी में कंटिन्यू फ्लो चार्ट फ्लो बना लेना, ठीक है, मजा आएगा उससे। ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे ही आता है, जैसे आईपीएल देखने में आता वैसे इसमें आएगा, है ना। चलिए, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? पहला, ये दो तरह से हमने डिफाइन किए थे, आईएससी और ईएससी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब जो प्योर है, एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। कोई सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही रहेगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही रहेगा, लेकिन कोई दूसरा आइटम नहीं रहेगा, ओके। चलिए, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक का मतलब है अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब जो नया सेमीकंडक्टर मिलता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अजीब गरीब लिखा है डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, what we get? Extrinsic semiconductor, ठीक है। By adding the impurity in intrinsic semiconductor we will get extrinsic semiconductor। चाहो जैसे लिख लो, है ना। किस तरह की इम्प्योरिटी? दो तरह की इम्प्योरिटी होती है। पहला, थर्ड ए ग्रुप इम्प्योरिटी, दूसरा फिफ्थ ए ग्रुप इम्प्योरिटी। थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन आता है? थर्ड ए ग्रुप के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, टेलुरियम, जो भी है ना। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्या कहते हैं, एंटीमनी, है ना, बिस्मथ। चलिए, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर थर्ड ए ग्रुप का इम्प्योरिटी आपने ऐड किया है, यानी कि इनमें से कोई एक, ठीक है, एक्सेट्रा, तो इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर आपने फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड की है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। और एग्जांपल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड सो, ओके। खास बात क्या, थर्ड ए ग्रुप का मतलब होता है ये ट्राइवेलेंट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? ट्राइवेलेंट ग्रुप है, ट्राइवेलेंट ग्रुप। और इसका मतलब क्या है? पेंटावेलेंट ग्रुप। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे, निकाल के भी देख सकते हो, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 5, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन छोटा सा कि सेमीकंडक्टर दो तरह के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर है, एक्सट्रिंसिक का मतलब कुछ इम्प्योरिटी डाल दो, वो इम्प्योरिटी के बेसिस फिर से दो टाइप हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल हम ये पढ़ेंगे और किसी को नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों की बात, ठीक है, पढ़ा जाए। ओके, क्लासिफिकेशन तो हो गया, बहुत आसान था, लेकिन कुछ खास बात भी नहीं थी कि ऐसा ऐसा होता, बस ऐसा ऐसा ही होता है, लेकिन अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं आज आईएससी में। आईएससी क्या है? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर, ठीक है, मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि इम्प्योरिटी नहीं होना, कुछ कुछ होती है, ठीक है, मतलब 0.000000000 समथिंग, ठीक है, इतना सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो प्योर सेमीकंडक्टर की ही बात की जा सकती है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कॉमनली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इधर मैं कुछ पॉइंट्स लिखते जाऊंगा समझने के लिए, ठीक है। पहला, मोस्ट कॉमन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर, तो मोस्ट कॉमन ICR
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, जो कैलकुलेशन या जो एनालिसिस हम सिलिकॉन के लिए करेंगे वही एनालिसिस सेम रहेगा जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो केवल हम कैलकुलेशन या जो स्टडी करेंगे केवल किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक, दूसरा यहां पर हम जो है किसी एक सिलिकॉन एटम की बात नहीं करते, किसकी बात करेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल की। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल क्या है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, अब ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ओके, स्ट्रक्चर इज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर डायमंड की होती है वैसे ही स्ट्रक्चर इसकी भी होती है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि डायमंड की कैसी होती है, ग्रेफाइट की कैसी होती है, फुलडेन की कैसी होती है, T12 जो भी हो। ठीक है, ये पढ़ रखा आपने। नंबर 4, अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन में हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 सही लिखा क्या, 2 2 4 4 से 10 तो 12 एंड 3p2 सही है, सही ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। सही, वो तो एक सिलिकॉन एटम की बात हुई है ना, वो तो एक सिलिकॉन एटम की बात हुई। लेकिन अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं किसका, सिलिकॉन का, है ना, केवल एक सिंगल सिलिकॉन एटम का, तो सिंगल सिलिकॉन एटम इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सिलिकॉन एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4 बन गए। ये मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दी। ओके, अब देखो सिलिकॉन क्रिस्टल है तो सिलिकॉन क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल होंगे, सॉरी बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर ये सिलिकॉन क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। तो एटम्स होंगे तो क्या होंगे, उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी, तो देखते हैं क्या बॉन्डिंग क्या नहीं है। ठीक है, तो सिलिकॉन एटम बहुत सारे बना दिए क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे एक मोल के ही अंदर कितने होते हैं, 10⁻23 अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर, है ना, तो उतना ज़्यादा तो हम बना नहीं पाएंगे बोर्ड पर, तो एज यूजुअल इतना ही बनाएंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल सिलिकॉन क्रिस्टल की बात चल रही है, ये पूरा एक क्रिस्टल है। ठीक, या फिर नहीं बनाया लाइन तब भी चलता है, क्या फर्क पड़ता ज़्यादा लाइनिंग से इसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके पास कितने कितने एटम, सॉरी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, दिखा दो इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास। ये अभी कहां पर है, वैलेंस बैंड में। ओके, ये सभी इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर हैं, वैलेंस बैंड में है या वैलेंस शेल में है, ऐसा को वैलेंस शेल कहेंगे हम, ज्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पोर्शन। ओके, अब देखिए ये सिलिकॉन एटम अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इसके पास ऑलरेडी हैं वैलेंस शेल में, है ना, 4 और कर ले तो क्या हो जाएंगे 8, और 8 होने पर क्या हो जाता है, स्टेबल। तो सिंपली क्या होता है कि पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 7 यानी कि क्या है, पॉइंट नंबर 7 ये है कि इन सिलिकॉन क्रिस्टल every silicon atom makes covalent bond with neighboring atoms। देखो कैसे, जैसे इसकी हम बात करते हैं कि ये एक सिलिकॉन एटम है, ये अपने पड़ोसी देश के साथ यानी पड़ोसी एटम के साथ ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसने इसके साथ भी बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया,
कोवलेंट बॉन्ड भी बना लिया और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर भी बन गए। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे एटम भी क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, बना लिया बॉन्ड, बना लिया ना बॉन्ड, है कि नहीं। ये बन गया बॉन्ड। ये क्या है, ऊपर ऊपर और भी तो सिलिकॉन होंगे, एटम बहुत सारे ऊपर भी तो होंगे, हमने तो इतने दिखाए हैं ना, है ना। चलिए, तो पहली बात, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड में है, दे आर इन द वैलेंस बैंड। ओके, तो सिंपल है, हाल फिलहाल वो सभी कहां पर है, वैलेंस बैंड के अंदर ही है कि नहीं। जी हाँ, तो बोथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, ऐसा लिख सकते हैं। बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दो कोई भी दो उठाओ, है ना, वो सभी कहाँ भी वैलेंस बैंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, हो गया। अब आगे, अभी पूरा सिस्टम स्टेबल है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, सब टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे से, ये इसके साथ बाउंडेड है, ये इसके साथ बाउंडेड है, ठीक है ना, कोई किसी तरह का टेंशन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हिल डुल नहीं जा रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो क्या कोई कंडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। अगर कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज इंसुलेटर, है ना। तो एक पॉइंट लिखेंगे, एट टेम्परेचर अबाउट, या फिर टेम्परेचर एट 0 केल्विन, है ना, एट टेम्परेचर 0 केल्विन देयर इज नो थर्मल एनर्जी, है ना, देयर इज नो थर्मल एनर्जी। So there is no vibrations और there is no conduction, है ना, क्योंकि अभी बताता हूँ, फिर से देखो कि हमने कहा कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे एटम से टाइटली क्लोज्ड है, टाइटली बाउंडेड है, मतलब कोई हिल नहीं रहा मतलब कोई बाउंडेशन, कोई किसी तरह का कंडक्शन नहीं, कंडक्शन नहीं मतलब करंट नहीं है, करंट नहीं मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। वो कंडीशन कब मिलती है, जब टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन पर। एट टेम्परेचर 0 केल्विन देयर इज नो थर्मल एनर्जी हैंस नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा नहीं, बस पड़े हैं जहां पर हैं वहीं पर खुश हैं, hence there is no movement of electron, okay, so it will behave as an insulator, it will behave as an insulator। तो देखो सिलिकॉन अभी बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, यानी कोई कंडक्शन नहीं है। ओके, लेकिन हमने इसे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि ये कंडक्टिविटी दिखाए, है ना। चलो, तो कंडक्टिविटी लाने के लिए क्या करते हैं, अब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करते हैं, है ना। इफ वी राइज द टेम्परेचर और वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मिटा देता हूँ इसे, समय खाएगा वरना मिटाने में। अगला पॉइंट देखते हैं ना, पॉइंट नंबर जो भी है क्या है, 8 होना चाहिए मेरे ख्याल, 8 या 9 जो भी है, पॉइंटों से पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। देखिए, तो एट टेम्परेचर 0 केल्विन पर तो क्या था, एट टेम्परेचर 0 केल्विन इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या करवाते हैं, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 300 केल्विन। ओके, it will have some thermal energy, okay, at room temperature due to thermal energy, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के टी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में, यानी कि एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल एनर्जी मिल गई। अब देखो, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है वी विल गेट द थर्मल एनर्जी, है ना। अब ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी,
सही है। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन कर लिया है, एनर्जी को अगर गेन कर लिया है तो बताइए अब क्या होगा, क्या वो बाहर चला जाएगा, है ना, चला जाना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी को, तो देखो पूरा क्रिस्टल था, टेम्परेचर बढ़ गया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, किसी को भी मिल गई। ये कहेगा नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा, मेरे पास खूब पैसा है, खूब एनर्जी है, बाहर जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो बाहर जैसे जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी फ्यू बॉन्ड्स आर ब्रोकन, हो ना। तो क्या लिखेंगे इसी में, फ्यू बॉन्ड्स, फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स are broken due to thermal agitation of electron, due to thermal agitation। agitation का मतलब क्या है, agitation का मतलब होता है excitation, उत्तेजना, इलेक्ट्रॉन में उत्तेजना आना, ठीक है। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर से बता रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा थर्मल एनर्जी मिली, किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आए तो एनर्जी लेकर के बॉन्ड ब्रेक करके बाहर भागेगा, और उसी को हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया या यहां पर बाहर कहीं भी चला गया, ठीक है। यहां दिखा देते हैं ई, चलो ई ही दिखाते हैं, ई क्या दिखाते हैं, ये दिखा देते हैं, है ना। चलिए, जहां डार्क मैंने कर रखा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन है ना, सब जगह ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो यहां से चला गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, खाली स्थान, वैकेंसी, यानी कि इवन दो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, कंडक्शन बैंड में, ये कंडक्शन बैंड है, और ये सभी जो बॉक्स बना रखे हैं ये सभी क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये खाली जगह जो दिख रही है वो क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। ओके, चलिए, यानी कि एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और आई से एज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड। ओके, तो क्या लिखेंगे, as electron shifted to conduction band, it leaves the vacancy in valence band। एक वैकेंसी खाली छोड़ देता है, वैकेंसी कौन सी वैकेंसी, जॉब वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी मतलब केवल खाली जगह, ठीक है ना। इट लीव्स द वैकेंसी इन वैलेंस बैंड, ठीक है, इट लीव्स द वैकेंसी इन वैलेंस बैंड। अब देखो यहीं से कंसेप्ट आता है क्या, कि जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसी को हम कहते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मैं कुछ मिटा दिखा था, उसको एक नया नाम देते हैं होल। ये क्या है, होल है। ये कैसा होल है, पहले कहते हो वैकेंसी, फिर कहते हो होल है, ये होल है, मन से बनाया हुआ, मन का कंसेप्ट। क्या, द वैकेंसी लेफ्ट इन द वैलेंस बैंड इज नोन एज, left in valence band is known as hole। इसको हम कहते हैं होल। अब ये होल क्या है, होल कौन सा नया प्राणी है, ये कुछ बात हमें समझने वाली है, ठीक। अब इसके बारे में कुछ घटनाएं दी गई, क्या कहा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया था, है ना, इलेक्ट्रॉन जो गया है वो पहले वैलेंस बैंड में था, फिर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में, सही। ओके, इलेक्ट्रॉन को अगर E माइनस करके दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन आया है हमने मान लिया कि अब वहां पर क्या रह गया, पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, ठीक है ना, वहां पर हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे
ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, E माइनस, ये निकला यहाँ पर बाहर, इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये खाली जगह रह गई, तो जो खाली जगह रह गई है, पहले ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो अब हमने उसका जस्ट ऑपोजिट मान लिया कि नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो चला गया है, क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एग्जांपल देखो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है, अब यहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, होल, सही है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आया, यहां पर क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी, ये सभी क्या है, होल है, और होल को हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज, ओके, इट कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज, हमने बस माना है, ओके, कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो क्या वास्तव में पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, ये एक वर्चुअल चार्ज है, क्या है, इट्स ए वर्चुअल चार्ज, मतलब फिजिकली कोई चार्ज है नहीं उसके ऊपर, जैसे किसी बॉडी पर हम कहते हैं एक कूलम है, वो तो फिजिकल चार्ज होता है, यू कैन फील दैट, है ना, वायर लगा कर ले सकते हो उसे, है ना, क्या इससे ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि वास्तव में वो है नहीं चार्ज वहां पर, है ना, हमने माना है केवल, सो इट देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, ये भी लिख लो, देयर इज ए नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, और देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन होल, कोई फिजिकल चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है, हमने बस माना है, मानने को कौन रोक सकता है कि नहीं। तो देखो यहीं पर आकर के सेमीकंडक्टर में एक नया रेवोल्यूशन आ गया, क्या, कि अब तक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चिल्लाते थे, अब सेमीकंडक्टर में आकर के पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अलावा उसका एक भाई भी है, दैट इज द होल, ठीक है, जो हमने माना है, जो हमने माना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ रह जाता है, वैलेंस बैंड में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि होल हमेशा कहाँ रह रहा है, वैलेंस बैंड में ही रहेगा, देख लो चाहे कहीं पर भी, क्या होल कभी कंडक्शन बैंड में आया है क्या, नहीं, होल 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 हमेशा ही वैलेंस बैंड के अंदर ही है, ठीक है, होल ऑलवेज लाइज इन वैलेंस बैंड, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन वो फ्री नहीं है ना, जो फ्री है वो कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, ओके। चलिए अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता हूं, और ये मिटा दें, कि इतना हमें समझ में आया कि भाई होल नाम की चीज होती है जो हमने सिर्फ मानी है, जिसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी हमने माना है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात आती है आपने ऐसा क्यों माना, ठीक है, तो उसका मैं एक सेटिस्फैक्टरी रीजन देता हूं। देखो ये था सिलिकॉन, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला है तो खुद कैसा था, नेगेटिव, खुद कैसा था, नेगेटिव था, है ना। देखो यहां पे देखते हैं, मजा आने वाला है खूब, इतना कितना मजा आने वाला, हमें तो कुछ आ नहीं रहा मजा, आप ही को आ रहा है कि नहीं, आएगा, आएंगे, जरूर आएंगे। तो देखो ये बॉन्ड बना दिया, ठीक, बॉन्ड बना दिया है, बना दिया है। चलो यहां पर E4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर E4 इलेक्ट्रॉन, समझना, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर भेजा, ठीक है। जब ये क्रिस्टल हमने स्टार्टिंग में लिया था तब न्यूट्रल था ना, क्या मैंने कहा था इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे, पॉजिट्रॉन भी थे, जितने उतने प्रोटॉन भी थे, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज भी था, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, यहां माना कुछ ऐसा
कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ गया। अब हमें दिख रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज बाहर कूद रहा है कंडक्शन बैंड में, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी दिखना चाहिए, इसलिए हमने क्या मान लिया, होल मान लिया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो कंडक्शन बैंड में हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है वहां पर, तो हमने कहा नेगेटिव वाला कूद रहा तो इसके ऑपोजिट वाला तो दिखना चाहिए, ये दिखा दिया। ठीक है, इसलिए हमने माना, सिंपल से लॉजिक से माना, तो कोई बड़ी घटना नहीं थी। ठीक है, चलिए अब अगला, यहां पर ये बात तो सत्य है, क्या सत्य है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहां पर, है कि नहीं? चलो देखते हैं। देखना, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं या बस में बैठे होते हैं, बस में बैठा हूं मैं, ड्राइवर हूं, ठीक है, पैसेंजर नहीं है, मैं ही ड्राइवर, मैं ही मालिक हूं उस गाड़ी का। ठीक है, तो इससे आगे लेके जा रहा हूं, पीछे यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पेड़ बना देते हैं, मैं जा रहा हूं v की स्पीड से, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है। ये आगे जा रहा है बस लेकर के, इसको क्या दिखेगा, ये कहां जा रहे हैं, पेड़ पीछे उतनी ही रफ्तार से जा रहे हैं, मतलब क्या, अपरेंटली दे मूव, उसके लिए क्या है कि ऐसा अपरेंट है, उसके लिए ऐसा फील हो रहा है, ऐसा उसे फील लग रहा है कि दे आर आल्सो मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी विच आई एम हैविंग इन द बस। ओके, यानी कि जितनी स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ गाड़ी को लेकर के, उतनी स्पीड से पीछे जा रहे हैं, वो क्या है, अपरेंट मोशन है, किसका, पेड़ का। ठीक है, अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, ठीक है, टोटल नया बनाते हैं, डायग्राम भाई चेंज करते रहना आप लोग भी, है ना, आप लोगों को चेंज करना है, मेरे पास तो यही एक डब्बा है, तो इसमें बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए देखना, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, है ना। सवाल यह है, क्या इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक्चुअली मूव करते हैं क्या, जैसे बस कर रही थी, है ना, या कोई ऐसा तो नहीं कि जो अपरेंट मोशन कर रहा हो। देखते, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा तू बाहर जा 1 मिनट के लिए, ये बाहर आ गया, भाई भला इंसान है, बाहर आ गया एनर्जी लेकर के, तो यहां क्या रहेगा, वैकेंसी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसे पता नहीं चल रहा कौन मूव कर रहा है, अभी तो कौन मूव किया था, इलेक्ट्रॉन किया था। ठीक है, इसके मूव करने की वजह से क्या आया, होल यहां पर आया, क्या होल कहीं से दौड़ कर आया क्या, नहीं, होल कहीं से दौड़ कर नहीं आया, इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी जगह हमें ये दिख गया। चलो ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा तू यहां पर जा, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, होल बचे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए ई माइनस, सही है, सही है ना, सही एकदम। अब देखो, इसको भेजते हैं यहां पर कि तू जा, ये भी चला गया, हम भिजवा रहे हैं फील करने के लिए। तो देखो, पहले होल कहां था, यहां था, फिर होल यहां था, फिर फाइनली होल यहां। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि होल यहां था, फिर यहां था, यहां था। इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, है ना। तो एक्चुअली मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से केवल वहां क्या बनता है, होल बनता है। और ऐसा हमें लग रहा है कि पहले होल यहां था, फिर यहां चल, होल कभी चल के खुद नहीं जाता भाई, है ना। तो पहला पॉइंट, पहला क्या, जो भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इन रियलिटी ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, इन रियलिटी ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, only electrons have actual motion। मतलब ये बस की तरह है, वास्तव में जो चल रही है या चल रहा है ना। और पेड़ की तरह कौन है, ये होल है, जो पीछे आता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है बेचारा इधर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से क्या है, होल, यानी कि होल का वास्तव में
खुद का कोई मोशन नहीं, दैट इज द अपरेंट मोशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट 10 नंबर में। और सेकंड में क्या आ जाएगा, होल हैज अपरेंट मोशन। अपरेंट, अपरेंट का मतलब जो लग रहा हो, तो वास्तव में जो उसके पास है नहीं लेकिन लग रहा है, वो क्या है, अपरेंट मोशन, नॉट एक्चुअल मोशन। इमोशन नहीं है, मोशन कहाँ हूं। ठीक, चलिए इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ मिटा देता हूं मैं इसमें से। बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल मोशन है वो है, वो बाकी का नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बैंड गैप थ्योरी से भी। क्या, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, और सेमीकंडक्टर में थोड़ा नजदीक ही रहते हैं, है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना करके कहाँ रुके थे, वैलेंस बैंड के अंदर, है ना। फिर उनको क्या मिली, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मिली तो ये बंदा उठा और सीधा चला गया, ये भी मान लो उठा और चला गया, ये उठा और चला गया, ये उठा और चला गया। ठीक है, अभी कल इनको थर्मल एनर्जी मिली, ऐसा हम देख रहे हैं। तो यहां पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां। जहां से ये इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां क्या बनेगा, होल। ठीक है, अब ये बात तो जग जाहिर होगी कि वैलेंस बॉन्ड में क्या होते हैं, होल होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए थे। ठीक है, अब ये जो जाने का जो तरीका है वो कैसे जाते हैं, वेव मोशन करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन की फॉर्म में ये फॉलो करते हुए जाते हैं, ऐसा एरो दिखाते हैं जैसे एज स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, इसको भी तो मिली होगी थर्मल एनर्जी। ये कहेगा मैं भी जाऊंगा ऊपर, ये यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, चलिए अब यहां क्या बन जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं, होल बनेगा। ठीक है, देखो वास्तव में मोशन कौन किया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर गया, है ना, उसकी वजह से होल नीचे आता हुआ दिखा है हमें। क्या होल वास्तव में किया था मोशन, नहीं, वास्तव में मोशन कौन किया है, इलेक्ट्रॉन किया है। तो यहां से भी समझा जा सकता है ये चीज। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की, है ना। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की बात कुछ ऐसी कि जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल था, बहुत समय लेता है ना ये फिगर बनाने में, तुम भी ले लो, है कि नहीं। चलिए ये बॉन्ड बना दिया हमने, बहुत से लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है ये सारी चीजें, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं उसमें यही चीजें वापस रिपीट होने वाली है। एम्पलीफायर वगैरह, बीजेटी, बीजेटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा इवेंट में, ठीक है ना। चलिए तो देखो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये बंदा उठ के आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बनेगी, वैकेंसी, हॉल। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही चल रहा है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है उतना ही होल, है ना। यानी कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पॉइंट नंबर 12, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
per unit volume is equal to number of holes per unit volume ठीक है, यानी कि Ne is equal to NH। जितने होल जनरेट होंगे, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल तो होंगे ही होंगे, है ना। और उसी को क्या कहते हैं, इसी को, एंड इट इज इक्वल टू, और वही तो क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन और होल ही तो है। इसे वो क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ओके, इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, यानी कि Ne इज इक्वल टू NH इक्वल टू Ni मैथमेटिकली। ओके, और Ni का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। Ni का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके चाहने वाले इसे इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन भी कहते हैं, है ना। कंसंट्रेशन भी कहते हैं, समथिंग रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, है ना। उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं होगा जितना केमिस्ट्री में, है ना, डरने वाली बात नहीं। ये हो गया Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं इस फॉर्मूले से बनेंगे। एक और फॉर्मूला बताता हूँ, उससे भी अपने न्यूमेरिकल काफी अच्छे बनेंगे, पीएन जंक्शन डायोड तक के। पॉइंट नंबर 13 मेरा 13 है ये। तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। अब देखो यहां से मैं एक रिलेशन निकालता हूं क्या, कि Ni इज इक्वल टू Ne, दैट इज ओके। Ni इज इक्वल टू NH, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। ये इसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो Ni इक्वल टू ये है, तो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 1 इंटू 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, Ni इंटू Ni, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर, ये इक्वेशन यूज होगी। कैसे यूज करनी है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं क्लियर कट कर देता हूँ। ठीक है, पहली बात, दिस वन इज द इक्वेशन विच इज गिवन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने टेम्परेचर बढ़ाया था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन निकले थे और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थी, बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसका एक नाम है मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अप्लाई कब करना है, अप्लाई तब करना है, ये हिंट है ना, नोट हार्ड एंड फास्ट, 90% आपका काम बन जाएगा। पहला ये कि जब भी टेम्परेचर की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, टेम्परेचर डाटा गिवन हो, टेम्परेचर डाटा से रिलेटेड कुछ सवाल हो, तो इसको यूज कर सकते हैं वहां पर। दूसरा, कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, तो इसे यूज करने का। लास्ट में न्यूमेरिकल लूंगा आज के लेक्चर में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, इन्हें इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब यूज होगा, ये वाला, है ना, ये वाला कब यूज होगा और ये वाला कब यूज होगा। ठीक है ना, तो ये तो किसके लिए है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिंपली, है ना, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, ये भी प्योर के लिए, लेकिन विद सम कंडीशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से आगे की चर्चा हम करते हैं, तो ये Ni इक्वल टू NH, ये सारी समझ में आई। क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन करेंगे भरपूर, मन भर जाएगा, पेट भी भर जाएगा, है कि नहीं, खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो देखो अगला कुछ पॉइंट ऐसा है, पॉइंट नंबर 13 या 14 जो भी रहा है। अभी हमने देखा कि एक वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जमकर भरे पड़े हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जाने को तैयार हैं। कब, जब थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिली तो ये मुंह उठा करके चल रही है।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ क्या रह गया, होल। ठीक है, मान लो ये तो मैं 10 घंटे के इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ यहाँ पर हर बार, है ना। मान लो यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए कंडक्शन बैंड में एनर्जी मिलने के बाद। तो कोई ये पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन which was present in valence band and now they are shifted to conduction band, वो कितने होंगे, है ना। तो कितने होंगे, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन VB, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ VB प्रेजेंट इन CB, यानी कि वैलेंस बॉन्ड की कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चल दिए हैं धोखा दे करके, उनका फ्रैक्शन बताओ। जैसे 100 से 100 में से 40 चले गए, फ्रैक्शन क्या होगा, 40/100। तो उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन हमने किया है। तो फ्रैक्शन डिनोटेड बाय f, यहाँ पर f से या n से कुछ से भी डिनोट कर लो। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻ -Eg/kT। Eg क्या है, Eg क्या है, ये Eg है आपका बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी को एक और नाम दिया जाता है, शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया होगा, फॉरबिडन एनर्जी के, फॉरबिडन एनर्जी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नाम सुनते ही, है कि नहीं, रोम रोम खिल उठा। चलिए अब हम अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, लगभग हमने 70% पॉइंट क्लियर कर लिए, 20 पॉइंट होंगे लगभग, मुझे जहां तक लग रहा है। डायग्राम बनाते रहना भी वापस, है कि नहीं, जहां जहां जरूरत पड़ रही है, कंजूसी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए अब देखो, ये बात तो जग जाहिर हो गई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो लोग हैं, कौन कौन, पहला होल, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है रियलिटी में और होल एक्चुअल मूव नहीं करता है। ठीक, लेकिन मान लो ये कोई सिलिकॉन क्रिस्टल है, वो अपरेंट मूव ही सही लेकिन मूव तो करता है ना, अपरेंट ही सही लेकिन मूव तो करता है। चलिए ये कोई सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसके अंदर दो चार्ज कैरियर होंगे, कौन कौन, एक होल होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, सही है। अच्छा, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं इलेक्ट्रॉन और होल के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, कि इलेक्ट्रॉन को मैं 3 तरीकों से दिखा सकता हूं, E-, या फिर केवल नेगेटिव चार्ज, या फिर शेडेड पोर्शन, ओके, कंप्लीटली शेडेड। अगर मैं होल की बात करूंगा तो जस्ट ऑपोजिट, होल का मतलब नाम से खाली, जो खाली सा है, खाली वास्तव में है नहीं, ठीक है, खाली द ग्रेट खाली, है ना। E+ पॉजिटिव चार्ज या फ्री, ठीक है, ये होल के सिंबल यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द चैप्टर, या फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए तो E- दिखाया मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E+ मतलब क्या है, होल है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे जो भी है पॉइंट नंबर 15, इसमें लिखो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, under the action of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E वेक्टर। और मैंने आपको बताया है बार बार, आंखें खोल के सुनिए, फिर से सुनिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बैटरी कनेक्ट कर दो, कनेक्ट है बैटरी, वही आपको क्या दे देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए
तो मुझे देना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिलिकॉन क्रिस्टल को, दे दिया, ये क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक बैटरी दिखा करके, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, इस बैटरी का वोल्टेज भी कह दो, जो भी कहना चाहो। अब आगे आगे ये क्या कि सिलिकॉन क्रिस्टल है या जर्मेनियम क्रिस्टल, कुछ भी हो, क्रिस्टल है ये। उस क्रिस्टल के अंदर तो दो तरह के चार्ज के रह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कंडक्शन बैंड में मूव करता है, होल जो वैलेंस बैंड में मूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्टेटमेंट जो मैं बार बार कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्शन बैंड में, होल मूव करता है वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो लेकिन मूव करते हैं, रियलिटी मूव करता है इलेक्ट्रॉन और अपरेंट मूव करता है होल, यानी कि वास्तव में उसका कोई मोशन नहीं है, लेकिन अपरेंट मोशन के हिसाब से उसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया एक तरफ दिखा दिया ए प्लस, ठीक है, कैसे भी दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस प्लस प्लस, अकॉर्डिंग टू केवीएल थ्रू आउट द चार्ज, थ्रू आउट द वायर सेम चार्ज क्या रहता है, अप्लाई होता है जब तक कोई दूसरा एलिमेंट ना आ जाए। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं इधर जाऊंगा, ये होल कहेगा मैं इधर जाऊंगा, सही सही एकदम। तो थोड़ा अच्छे से बना देते इनको, भेजो, होल कह रहा मैं इधर जाऊंगा, और अच्छा ई माइनस दिखाना सही रहेगा क्योंकि वहां पर प्लस माइनस पहले से है, तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा मैं इधर जाऊंगा, सही है। अब इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और होल भी जा रहा है, सही। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है क्या, हाँ याद आ रहा है ऐसा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो उसके कारण भी करंट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो उसके कारण भी करंट होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज के कारण यानी कि ई प्लस के कारण और ये ई माइनस के कारण, ये ई प्लस यानी कि होल है, इसके कारण मैं करंट को कहूंगा आई एच, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट को मैं कहूंगा आई, ठीक है। अब अगर ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ओके, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दिया, होल को मूव करा दिया। होल के मूव करने से, होल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या किसी भी वेलोसिटी, उसके कारण करंट होगा, उसे आई एस का। इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण भी करंट होगा, आई ई। इंपॉर्टेंट क्या, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ड्यू टू होल, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वही होगा जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो करंट जस्ट ऑपोजिट होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट का डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल का, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगी जस्ट उसके फ्लो के ऑपोजिट होगी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो याद दिलाता हूं, कुछ याद दिलाता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, पॉजिटिव चार्ज होता था, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते थे तो मूव करने पर हम कहते थे इसकी वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है वी डी वेलोसिटी से, होल इधर मूव कर रहा है वी डी वेलोसिटी से, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये इधर आया, ये इधर आया। अब करंट का डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन खुद किधर जा रहा है, इधर, खुद इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट उसके फ्लो के अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर तो करंट इधर होगा, आई ई।
तो क्या आई ई और आई एच दोनों सेम डायरेक्शन में है? एकदम सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो हम ये लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल and hole will move towards the negative potential and hence they generate the current, ठीक है। तो लिखो पॉइंट नंबर 15 में ही इलेक्ट्रॉन will make a move towards positive potential and hole makes a move towards नेगेटिव पोटेंशियल। तो इन दोनों के मोशन की वजह से क्या मिलेगी? करंट, विच गिव राइज टू करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड सेकंड करंट इज द करंट ड्यू टू होल, एंड विच गिव राइज टू करंट आई ई एंड आई एच। आई ई किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण। आई एच किसके कारण? होल के मोशन के कारण। और दोनों ही करंट का वैल्यू क्या आया है? एक ही डायरेक्शन में आया है ना, वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, डायरेक्शन पता है। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? टोटल करंट आ जाएगा I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। बहुत बढ़िया, यानी कि सेमीकंडक्टर का नाम लिया और आपको करंट मिल गई। करंट मिल गई मतलब कंडक्टिविटी मिल गई, है ना। तब तो आप इसको यूज कर लो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो करंट मिलती है हमें रूम टेम्परेचर पर, ये जो सारा स्टडी हमने किया था, कहां पर किया था? पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो रूम टेम्परेचर पर जो चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं बहुत ही कम, ना के बराबर, तो उनके कारण जो करंट होगी वो भी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, है ना। तो एट रूम टेम्परेचर क्या लिखेंगे? एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर नेग्लिजिबल। The number of charge carriers are negligible, hence the number of charge carriers are negligible and hence the conductivity is low. Conductivity is low. जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा होल होंगे, उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। वो ही नहीं है तो कंडक्टिविटी आएगी कहां से? यानी कि इसके कारण जो करंट मिल रही है, कंडक्टिविटी मिल रही है, इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज। ओके, सो इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज। तो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, और वही एडिशन क्या है? इंप्योरिटी का, दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल इसी को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इसमें जो है क्या है, कुछ मिस्टेक्स थी कि कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, ऐसा वैसा, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 17 देखते हैं हम क्या कहता है। पॉइंट नंबर 17 ये कहता है, रिकॉम्बिनेशन की बात ही करना चाहता है। क्या कि जैसे सिलिकॉन एटम थे, पहले क्यों नहीं बना देते? ये फिगर नहीं है बच्चों, ये तो स्कीमेटिक है, साथ में बनते हैं। बना दिया, ये तो कोई बना दे, इतना घटिया डायग्राम है कि चलिए देखिए, कहने को यहां इलेक्ट्रॉन होता था सब जगह, मुद्दे की बात ही कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिली तो ये बॉन्ड ब्रेक करके कहां जाएगा? बाहर जाएगा, है ना। तो बाहर दिखा देते हैं, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। और अंदर में क्या बन गया? होल बन गया।
ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इसी को हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर। कि कंटिन्यूसली ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, दैट इज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक ना, मतलब मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग बैठे हैं, उनको भी एनर्जी मिल रही है ना, वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, करने दो। चलो, तो मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा, माइनस ये होल, है ना, ऐसा बहुत सारे, मतलब कंटिन्यूसली रेट जनरेट, जो रेट ऑफ जनरेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो जनरेशन का जो ये काम हो रहा है चार्ज कैरियर का, उसके साथ साथ एक घटना और होती है साइमल्टेनियसली। क्या वो घटना ये है कि कई बार ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है वो वापस कूद करके यहीं आ जाता है। ठीक है, और वापस अगर यहीं आ जाएगा तो फिर से होल गायब हो गया। ठीक है, और होल अगर गायब हो गया है तो ये कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि सिंपल है कि कई बार इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाता है, अपनी उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह से वो जनरेट हुआ था, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। जरूरी है रिकॉम्बिनेशन उसी को कहेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहीं पर आए, ऐसा नहीं दूसरी जगह कहीं जाके गिर जाए तो वो रिकॉम्बिनेशन नहीं है, दैट इज अदर थिंग, दैट इज अदर प्रोसेस, पार्ट ऑफ कंडक्शन। ठीक है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जहां से ये जनरेट हुआ है वहीं पर आके गिर जाए तो वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। यानी कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे, अपना इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है कि नहीं, कि वापस अपना इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये वैसा ही था। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं और एक थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ आर इक्वल, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। हो गया, ये लिख करके लिख लो। फिर अगला एक पॉइंट करते हैं। अगले पॉइंट में हम एक सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, देन व्हाई कार्बन इज नॉट ए सेमीकंडक्टर। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का नाम आते ही आंखों में चमक आनी चाहिए दो चार्ज कैरियर की, कि दो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो सवाल लिखें, छोटा सा थ्योरेटिकल है, क्या है कि व्हाई कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम have same lattice structure, have same lattice structure, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। देन why is carbon insulator, why is carbon insulator while silicon and germanium are intrinsic semiconductor, while silicon and germanium are intrinsic semiconductor। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लेटिस स्ट्रक्चर क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सेम ही है कि नहीं। तो बैंड गैप की बात की जा सकती है। यहाँ पर देखो क्या है, एक है कार्बन का बैंड गैप, सिलिकॉन का, कहाँ गया रजिस्टर, एक लिए हम बात करते हैं कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, एक जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए बैंड गैप हमें पता है क्या कितना होता है, इट्स अबाउट डेल्टा Eg 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कहा था, दिमाग में छाप लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला। तो इन दोनों के बीच का बैंड गैप एनर्जी कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कार्बन के लिए जो होता है
इट्स डिपेंड, जैसे ग्रेफाइट हो गया, फुलडेन हो गया, है ना, जैसे डायमंड है, डायमंड का हमने देखा था कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप, वो तो पूरा क्या है, इंसुलेटर हो जाता है ना। चलिए, तो बैंड गैप एनर्जी अगर नॉर्मली किसी कार्बन कंटेंट का देखा जाए तो वो आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 समथिंग, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा या उसके आसपास ही रहता है, तो इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये बैंड गैप की बात है कि उसका बैंड गैप क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो ये इसका रीजन था कि इसका बैंड गैप ज्यादा है, इसमें मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। और हमें पता है, हम पहले से कैटेगराइज कर चुके हैं, जिनका बैंड गैप 3 से ज्यादा है वो क्या है, इंसुलेटर होंगे। सवाल ऐसा भी पूछ लेता है नीट और सीईटी में कि इनका बैंड गैप का ऑर्डर लिखो ना, तो सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन का, देन सिलिकॉन का, देन जर्मेनियम का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लिख लो इसे। फिर हम एक अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंपैरिजन करके देखते हैं कि कैसे क्या फील आती है उनसे ना। ठीक है, देखते हैं, मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल की। काफी अच्छा मुद्दा है ये कि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच की घटनाओं को एक साथ कहीं पर दिखा देना, है ना। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E माइनस, केवल माइनस, और ये शेडेड पोर्शन, मतलब कोई सा भी बुक पढ़ लोगे तो इन तीनों में से कोई एक सिंबल मिलेगा। और E प्लस, पहली बात हमने जो जानी कि इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा इस पर होता है ये पॉजिटिव चार्ज, बट इट्स वर्चुअल, ओके, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, काल्पनिक है ये, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये एक्चुअल मोशन करता है, ये अपरेंट मोशन करता है। और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं केवल सेमीकंडक्टर के लिए। चलिए, अब पहली बात यहां पर यह आ जाती है, आपने चार्ज मान लिया, बढ़िया है कि वो एक माइनस था, इसका आपने प्लस मान लिया। दूसरा, आपने कहा कि हाँ, आप खुद एक्चुअल मोशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को मान करके, तो आपने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, खुद इधर जा रहा हूँ, तो मुझे होल इधर जाता हुआ दिखाई देगा, वो भी हमने मान लिया। तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन के पास तो खुद का मास है ना, और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन given by me is equal to 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। अब सवाल ये आता है, क्या ये भी मास रखता है क्या, है ना, सवाल है ये। देखें इसे, ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई मास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं वो भी बताता हूँ, और आंसर है होना चाहिए, वो भी बताऊंगा क्यों होना चाहिए। तो सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ओके, देखो, bonds are connected to each other by a covalent bond। ठीक है, अब देखना कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, इलेक्ट्रॉन यहां आया और पीछे वैकेंसी रह गया। हमने वैकेंसी को क्या कहा है, होल कहा है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, वर्चुअल है। जब नाम ही वैकेंसी दिया, मतलब खाली जगह, मतलब मास नहीं होना चाहिए, मतलब मास नहीं होना चाहिए, इट हैज नो मास, ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि नाम ही वैकेंसी दिया है। लेकिन रुको, क्या है, अब लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो इलेक्ट्रॉन का तो खुद का कोई मास है ना। अब इलेक्ट्रॉन पहले यहां पड़ा था चुपचाप, उसको एनर्जी मिली, है ना, एनर्जी मिली तो उसके पास क्या आया, एक्सेलरेशन आया होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, पहले चुपचाप पड़ा था, मतलब वेलोसिटी 0 थी, फिर चलने लगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मोशन करता है तो इट हैज एफ इक्वल टू एम ए, ये इसको फॉलो करता है, एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि इट फॉलोज द लॉज ऑफ इनर्शिया,
सही है ना। इनर्ट चार्ज मतलब जिसके पास मास है उसके ऊपर फोर्स की बात की जा सकती है, isn't it? की जा सकती है ना, न्यूटन लॉ के मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब देखना, अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये तो माइनस हो गया। अब ये क्या रह गया, होल रह गया पॉजिटिव। क्या होल मोशन नहीं किया, क्या अपरेंट मोशन ही सही, लेकिन होल अपरेंट मोशन किया है ना। तो होल जो है वो अपरेंट मोशन करता है, तो अपरेंट मोशन है लेकिन मोशन तो है। अगर मोशन है तो ये भी क्या करेगा, न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि इट विल आल्सो फॉलो द लॉज ऑफ इनर्शिया। सेम रोल इसके लिए वैलिड रहेगा कि उसका वेलोसिटी भी चेंज हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला है, लेकिन वो अपरेंट है, वास्तव में नहीं है ना, अपरेंट है। तो अपरेंट है, हमने अपरेंट माना है ना, माना तो मान करके चल रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, अपरेंट मोशन है तो इसके पास क्या होगा, मास भी होगा। अब सिंपल मास नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये अपरेंट मोशन है इसका, इसके मास को हम कहेंगे इफेक्टिव मास, ठीक है। क्यों कहेंगे इफेक्टिव मास, देखो इफेक्टिव मास कहने का एक रीजन भी है। आपको पता है कि होल हमेशा कहाँ रहता है, वैलेंस बैंड के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड के अंदर रहता है। तो देखो होल हमेशा ही वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर एक मेजरमेंट करने के लिए तराजू लेके जाऊंगा और वहां मेजर कर लूंगा, ऐसा नहीं है ना। या वेट बैलेंसिंग, स्प्रिंग बैलेंस लेके जाऊंगा, मेजर कर लूंगा वेट कितना है, ऐसा नहीं। बॉन्ड के अंदर कौन जा सकता है कि नहीं। ये आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा बाहर से। अगर मैं इसका क्या करूंगा, विजुअलाइजेशन करूंगा, तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है ना। उस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, होल है। यानी कि जो मुझे मास दिखाई देगा या फील होगा या जो अपरेंट होगा या इफेक्टिव जो होगा, वो इसको इंक्लूड करके दिखाएगा, समझे, इस कर्व स्ट्रक्चर को। तो ये बहुत हायर फिजिक्स है, केवल इतना समझना था। इफेक्टिव मास का मतलब कि वो मास, होल का वो मास जो इस बेंडिंग स्ट्रक्चर को भी कवर करता है, इसको भी शामिल करता है, ठीक है। तो इफेक्टिव मास ऑफ होल कहेंगे इसे, ठीक है। और इफेक्टिव मास ऑफ होल, इट कैन बी रिटर्न एज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के। इसे ऐसा लिखते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन, एम एच मतलब क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ होल है, और वो इफेक्टिव मास ऑफ होल रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है, उसी के मल्टीपल में लिखा जाता है। और के कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, एनीथिंग, कुछ भी, है ना, कम ज्यादा। इतनी बात क्लियर। चलिए, और अब इफेक्टिव मास याद रखना फिर से कि अपरेंट मास ऑफ होल विथ कवर आल्सो द बेंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। जो बॉन्ड की बेंडिंग स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, शामिल करता है उस मास में, वो क्या है, इफेक्टिव मास है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना जरूरत है इसमें इफेक्टिव मास का मतलब। ओके, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ मुद्दों की बात कर ली जाए। चलिए, अभी और 2-3 डिफरेंस देखते हैं, है ना। ये जो है हम थोड़ा सा क्वांटम लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स क्वांटम लेवल पर, मतलब बहुत एटॉमिक लेवल के आसपास ही चल पड़े हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4। क्या, ये लिखो कि ये तो हमें पता है इसका रेस्ट मास है, ये इसका पता है भी mh है, इफेक्टिव मास ऑफ होल कहेंगे उसे, ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ होल को कई बार स्टार दिखा के भी लगाते हैं, लेकिन वो हायर स्टडीज का पार्ट है, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये हमने देखा हुआ अभी कि भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। जब 0 केल्विन पर था तो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ था, वैलेंस बैंड के अंदर, है ना, बाय शेयरिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। और वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहां पर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं सारी चीजें, है ना। अब देखो थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी है। थर्मल एनर्जी मिली, मेरी तो इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मुझे मिली है, पहले मैं चल जाता हूँ। सबसे पहले यही जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे कि नहीं, ये कहाँ जा सकता है, ऊपर तो खाली नहीं, कैसे जाएगा, है ना। तो ये ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गए, है ना। जहां से ये इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां क्या बन जाएगा, होल। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में दूसरा डायग्राम बनाओ आप, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे, यहाँ ऊपर, क्योंकि इनको भी थर्मल एनर्जी मिली, अब तो जगह भी खाली हो गई है, ऊपर जा सकते हैं, है ना, जा सकते हैं। तो भी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि हम यहाँ आ गए अब, है ना। अब देखो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब सवाल ये आता है ना, सवाल ये आता है कि यही चीज हमने पढ़ी यहाँ पर कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एक होल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, E माइनस और E प्लस। तो E प्लस वाला नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज की तरफ, विथ ए वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है बैटरी का, VD वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, अब देखना ये वही तो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। होल कहाँ गया, इस तरफ, ठीक है। चलिए, दिख भी रहा, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। करंट होता है सेम, वो अलग बात है ना। चलिए, अब मुद्दा ये, अब इसके ऊपर तो खाली है सारा बैंड, ये तो आजाद है पूरी तरह से दौड़ भाग करने के लिए, है ना। लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर होल, वैलेंस बैंड के अंदर होल की अगर हम बात करें तो वैलेंस बैंड तो फिलअप होता है, उसके पास उतनी खाली जगह नहीं है चलने के लिए, नहीं है ना। तो बताओ ज्यादा फास्ट कौन चलेगा, ये वाला या ये वाला होल। इलेक्ट्रॉन जब मैं कहूँ मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, होल जब मैं कहूँ मतलब वैलेंस बैंड में जो होल है वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना ये इलेक्ट्रॉन को तो खूब जगह है, जैसे एनर्जी मिलेगी दौड़ पड़ेगा, पूरा बैंड खाली पड़ा है, इसके पास बैंड खाली नहीं पड़ा, लिमिटेड जगह है बेचारे के पास, ये यहीं पर आ सकता है, लिमिटेशन। ओके, यानी कि होल जो है धीमा चलेगा, ठीक है, स्लो, ये फास्ट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द होल, ठीक है। मूव फास्टर, मूव स्लोअर, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज of electron is higher than hole। ये नोट डाल के लिख लेंगे अलग से, ठीक है। अब अगला 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 देखना आप कि जैसे ही आपने क्रिस्टल को यहाँ E प्लस लगाया, यहाँ E माइनस लगाया और बैटरी कनेक्ट की E इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, तो ये इधर मूव किया बिकॉज ऑफ प्लस, ये इधर मूव किया बिकॉज नेगेटिव पोटेंशियल। तो दोनों मूव करते हैं V ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो हमें एक चीज डिफाइन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। इसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, मोबिलिटी कहते हैं, है ना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो देख लेना एक बार। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी होल के लिए भी, दिस वन इज सेम। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन होल, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हायर फॉर इलेक्ट्रॉन,
तो मुझे बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर, जबकि मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिख देंगे? मोबिलिटी ऑफ होल्स, सॉरी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन होल्स। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन कितना फास्ट चल सकता है। मोबिल, मोबिल मतलब मोबिल 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 फास्ट, है ना। तो मोबिल का मतलब मोबिल, फास्टेस्ट। तो फास्ट कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगला यहां पर लिख लेंगे, जो भी है पॉइंट नंबर, म्यू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन म्यू होल, है ना। चलिए और चर्चा बढ़ाते हैं हम अपनी। ये चर्चा खत्म नहीं हो रही सर आपकी, है कि नहीं? होगी भी, खत्म भी हो जाएगी। म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ये होता है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हियर वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय अनदर फॉर्मूला, स्मॉल ई टो अपॉन एम। ठीक है, तो जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, या ज्यादा कम पर बाद में आते हैं, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टो होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ लेना, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इससे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एम होता है मास, ठीक है, पार्टिकल का। तो देखो क्या कि जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा? कम होगा। और जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है उसकी मोबिलिटी भी क्या है? ज्यादा है। यानी कि जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है उसका मास कम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को रिजल्ट, कि इफेक्टिव मास ऑफ होल इज हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि कर्व स्ट्रक्चर भी हम लेते हैं अपरेंट में, क्योंकि वो वैलेंस बैंड के अंदर रहता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। is greater than electrons। अब दो तीन सवाल करते हैं पैकअप। ओके, लिख लो इसे भी बढ़िया से। चलिए हो गया इतना। अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए विद्यार्थी, 3 सवाल हैं, खत्म करेंगे इसे। ठीक है, तो पहला सवाल, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन पर मीटर क्यूब प्रेजेंट इन प्योर सेमीकंडक्टर इज इतना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.5 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। ये देखो पर मीटर क्यूब दिया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स इन ए सैंपल। नंबर ऑफ होल्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर कैसा है? प्योर सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स ISC है ना। लेकिन ISC से सीधा पता चलता है कि NE मस्ट बी इक्वल टू NH। तो ये आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि NH इक्वल टू NE होना चाहिए, बट डजंट। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब में है, फाइंड करना आपको कितने में? इतने वॉल्यूम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर 19। तो अब देखो वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम है आपका 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, और ये 2 इंटू 10 की पावर -3। कितना आ जाएगा? -3 -2 -7, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब।
1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो इतने में क्या हो जाएगा, इसलिए 2 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 6.5 × 10⁻19 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ठीक से, Ne इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻19। अरे पहले जगह कम पड़ रही थी, उससे वापस लिखा, ठीक है। 6.5 × 2 कितना हो गया, 30 है ना, 30 हो गया, और 19 में 7 गए, कितने बचे, 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इक्वल टू क्या होता है, NH। नंबर ऑफ होल्स भी क्या होंगे, यही होंगे, 13 × 10⁻12, ठीक है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम। ये हो गया पहले का आंसर। चलिए सेकंड करते हैं, मिटा देंगे। ये भी मिटा देते हैं, चलो नहीं मिटा, जाने दो, समय ले जाएगा अभी खाने में क्या मिटाने में। चलिए इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 7 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर, जो करंट कैरी कर रहे हैं, है ना, तो टोटल करंट कैरियर हमें फाइंड करना। तो देखो सिंपल है, करंट कैरी करने वाले सेमीकंडक्टर में कौन कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं, है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। तो टोटल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया है, नंबर ऑफ होल भी क्या होगा, यही होगा, लेकिन 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 वो तो पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना दिया, इतना, तो देखो क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, ये कितना आ जाएगा, 10⁻², 10⁻² इंटू 1 इंटू 10⁻3, कितना हो गया, -3 2 5 2 7। तो देखो 1 मीटर क्यूब में, यहां से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 × 10⁻19। तो कितने वॉल्यूम में, इंटू 10⁻⁷, कितना बच गया, 7 × 10⁻12। यानी कि दिए गए वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे, होल होंगे, ठीक है। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन है और इतने ही अगर क्या है, होल है, तो दोनों नंबर क्या है, आपस में इक्वल है ना। तो Ne इज इक्वल टू कितना, 7 × 10⁻12, और NH भी कितना, 7 × 10⁻12, सही है। तो टोटल करंट कैरियर कितना आ गया, Ne प्लस NH, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आएगा, देखो 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 आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, 7 × 10⁻12 प्लस 7 × 10⁻12, तो 2 बार आ गया, 14 × 10⁻12, ओके। तो टोटल करंट कैरियर्स हो गए इन अ गिवन वॉल्यूम, 14 × 10⁻12। चलिए अंतिम सवाल, छोटा सा ट्विस्ट है, उसमें और कुछ नहीं, ट्विस्ट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्योर सिलिकॉन है, 300 केल्विन पर, इट हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन है, बात सुन मारी है, यानी कि Ne इज इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, इक्वल कंसेंट्रेशन कितना दिया है, 1.5 × 10⁻16, यानी कि 1.5 × 10⁻16 इक्वल टू Ni लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं ना। बाय सम मीन्स होल कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज, ध्यान देने वाली बात,
कि होल कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया, मतलब चेंज किया। चेंज करना मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करना, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, क्यों लगाते हैं वो भी समझ में आएगा। जैसे हम पी टाइप एन टाइप पढ़ लेगा ना तब और फील आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग अप्रोच में ऐसा सिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला लगाना था, कंसंट्रेशन चेंज होते ही कितना चेंज हुआ, 3 × 10⁻²2। कौन चेंज हुआ, होल, यानी कि नंबर ऑफ होल ये हो गया भैया 3 × 10⁻²2 पर मीटर क्यूब। तो उसने पूछा बताओ मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अभी बता देते हैं यार। एन आई का वैल्यू ये रहा, एन एच का वैल्यू ये रहा, एन ए निकलेगा, निकलेगा, निकाल देते हैं। तो एन आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन ई इलेक्ट्रॉन एन आई का स्क्वायर 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन एन एच। एन एच नेशनल हाईवे नहीं है, नंबर ऑफ होल्स है। तो इसको सोल्व कर लें, हाँ चलो सोल्व कर देते हैं इसे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी, क्या लिखा है, 3 × 10⁻22 0.5। चलो काट पीट के देख लेना कितना आता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। इट कम्स आउट टू बी 7.5 × 10⁹ ओके पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात होगी, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला आप ठीक से पढ़ लेना, समझ लेना, फिर से कोई डाउट आए तो बता देना, ठीक है। चलिए बाय, टाटा।